हेलो चिल्ड्रन, आज हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। ओके, इसका नाम है एक यात्रा यह भी। यहाँ पे किस तरह के अनुभव होते हैं यात्राओं के, वह इसमें साझा किए गए हैं। इसके राइटर हैं रामदरस मिश्र और उनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है, यानी कि लिखा है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। और आपके कहानी संग्रह हैं खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया है, यानी कि उनको ये प्राइज भी भारत भारती पुरस्कार भी मिला है हिंदी अकादमी की ओर से। तो ये लेसन है एक यात्रा यह भी। कहानी जो है रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। ये जो हम आज स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक रिक्शे वाले की कहानी है कि वो पढ़ा लिखा होकर भी एक रिक्शा चलाता है, छोटा आदमी है, ज़्यादा पैसे नहीं है, और एक लड़की मुसीबत में आ जाती है और जब उससे थानेदार साहब बोलते हैं कि तुम इससे शादी कर लो, तो वो तैयार हो जाता है। इस तरह का डिसीजन वो तुरंत लेता है बिना घबराए हुए। तो जो लेखक है वो उसके रिक्शे में बैठ के गए, यहाँ पे एक पति पत्नी है, वो दोनों के दोनों उसके रिक्शे में बैठ के गए। किस तरह से उनमें एक आत्मीय संबंध बन गया रिक्शे वाले के बारे में, उससे बातें करते करते उसके बारे में जान करके वो कहाँ का रहने वाला है, कैसे कैसी उसकी लाइफ है, उसके बारे में दोनों में एक बॉन्डिंग हो जाती है। और एक अनजान लोगों से भी हमारा कैसा रिश्ता जुड़ जाता है, यहाँ पे इस कहानी में हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते सिर्फ अपने से ही जुड़ते हैं। कभी कभी हमारे रिश्ते नाते जो है अनजान लोगों से ही अनजाने में ही जुड़ जाते हैं, उनसे हमें आत्मीयता हो जाती है जब उन्हें पता चलता है हमें कि वो कितने भले मानस हैं, कितनी अच्छी सोच रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना यहाँ पे लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक पति पत्नी है वो एक यात्रा पर निकल रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी कि वो यात्रा पे जब निकलते हैं तो बहुत उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कैसा रिक्शे वाले मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, ऐसा एक मन में भय सा बना रहता है। तो यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, है ना। तो सबसे बड़ी असहजता यानी कि अनकंफर्टेबल तो अनुभव होती है जब क्या होता है अंटशंट, यानी कि कुछ भी 10 रुपया किराया है तो वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ 50 रुपया दो। तो अंटशंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से पहले तो आप जैसे रिक्शे पे जैसे स्टेशन पे उतरोगे, रिक्शे वाले बोलेंगे मेरे रिक्शे में बैठो, मेरे रिक्शे में बैठो, और उसके बाद में फिर कुछ भी किराया मांगना स्टार्ट कर देंगे, फिर तू मैं पे भी आ जाएंगे, है ना। इस तरह का माहौल ख़राब कर देंगे। तो नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे ये चिंता भी बनी होती है। पता नहीं कैसे लोगों से कहाँ मुलाकात हो जाएगी, ट्रेन में, रिक्शे में, जहाँ होटल में पहुँचेंगे वहाँ। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। जो पति पत्नी है वो कहाँ एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, ग्वालियर। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, यानी कि ठीक है कि भाई हाँ बीवी साथ में आराम से जाएंगे, इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 जन साथ हैं। तो स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। मैंने बोला ना आपको कि पीछे पड़ जाते हैं, मेरे रिक्शे में आओ, मेरे में आओ। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक मतलब एक नौजवान लड़का ऑटो वाला साथ लग गया, साथ साथ चलने लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? आप किसी न किसी जगह पे तो जाएंगे ना, और ऑटो में बैठ के ही जाएंगे, तो फिर मेरे रिक्शे में क्यों नहीं बैठ जाते, मेरे ऑटो में बैठ जाइए ना। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। अट्रैक्शन एक लगा। बात करने का एक तरीका होना चाहिए, तो कोई भी हो जाता है। बहुत अपने सपन के साथ बुला रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है मैनर्स के साथ में, तो वो तैयार हो जाते हैं।
एग्री कर जाते हैं, स्वीकृति है ना कि उन्होंने वो एग्री कर गए कि भाई चलो हाँ चलते हैं आपके साथ में। वह प्रेम भरी बातें करता रहा, अच्छी अच्छी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। जहाँ उनको जाना था वो डॉक्टर के पास पहुँचा देता है। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे, मतलब जितने उसने फिक्स किए थे उतने पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाते हैं लोग। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। जब वहाँ पे बेल बजाते हैं तो पता चलता है कि वो डॉक्टर भी इस जगह पे है ही नहीं है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। ऑटो वाला ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ा और आगे बढ़ गया, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उन्होंने बोला नहीं था, फिर भी वो उनका इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कि कितने पैसे दे दूँ। वो बोलते कितने पैसे लोगे भाई, उस जगह से दूसरी जगह नई जगह लेकर आए हो। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना भाई, एक्स्ट्रा पैसे तो हो ही गए ना, मैं लेकर आया हूँ आपको तो। और उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, मतलब उन्होंने बता दिया कि हम कौन से होटल में ठहरने वाले हैं। भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है, हम डॉक्टर के पास आए हैं, हमें देर लग जाएगी, इसलिए बेटर ये रहेगा कि तुम चले जाओ। वो कुछ बोला नहीं और हम डॉक्टर के पास चले गए। वो अंदर क्लिनिक में चले जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलता है। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह वहीं खड़ा था। 1 घंटे के बाद जब निकल के आते हैं डॉक्टर के पास से तो देखते हैं कि वो वहीं खड़ा हुआ है। अब हमें महसूस होने लगा था कि ये ऑटो वाला कुछ और है, डिफरेंट नेचर का है। मतलब वह हमारे भीतर घर करता गया, मतलब कितनी केयर कर रहा है कि तुरंत हमको छोड़ के नहीं भाग रहा है ना। तो होटल पर छोड़कर उसने पूछा, होटल पे फिर जब वहाँ क्लिनिक से होटल पे लेके आ जाता है और उसने पूछा कि फिर कब आऊँ, अब कभी आऊँ। यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना। अब आप यहाँ आए हो ग्वालियर में तो कहीं तो घूमोगे फिरोगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं आप, कितने दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, उससे हम ग्वालियर से वापस जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर और मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। जब भी आपको घूमने की इच्छा हो तो मुझे आप फ़ोन कर देना, मैं आपको आ जाऊँगा लेने के लिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक पूछते हैं ऑटो वाले से कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। तो बोलता है मोहन। उसका नाम क्या था? मोहन। मोहन अच्छा नाम है। और फिर दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वो बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया, एक के बाद एक जगह दिखाई उसने, क्योंकि वो वहाँ पे ही रह रहा था काफ़ी टाइम से, रिक्शे वाले को सब पता होता ही है। तो फिर वह बहुत प्रेम से एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पे उनको दिखाता रहता है मुझे, यानी कि लेखक को वो बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। लेखक को बाबूजी बुलाता था और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। जब इधर उधर घुमा के लाता है वो रिक्शे में तो उसके बाद वो अपने कमरे में आते हैं और चाय पीने के लिए तो उसको भी बुला लेते हैं। वह बहुत संकोच के साथ आया, थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि कैसे जाऊँ मैं इनके साथ में। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। अब ठीक है, कमरे में चाय तक बुला लिया तो फिर क्या, घर परिवार की बातें ही होंगी ना शुरू। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? उनकी पत्नी पूछती है उस ऑटो वाले से कि क्या तुम ग्वालियर के रहने वाले हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, मतलब मैं वैसे आगरा का रहने वाला हूँ। यहाँ आना पड़ गया मुझे। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया, मतलब कुछ सेंटिमेंटल जैसा हो गया, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर, अपने बारे में वो बता रहा है। मोहन के बारे में आपको लिखना हो तो आप ये सब लिख सकते हैं। वो क्या बोलता है कि आगरा में अपना घर है, मेरा अपना खुद का घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, मम्मी पापा बचपन में एक्सपायर हो गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है, बड़े भाई ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। और मेरा भाई जो है वो वकील है और मैं BA पास हूँ, BA तक मैंने पढ़ाई की है। कोई नौकरी खोज रहा था कि कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा था कि अचानक से एक चुप्पी सी छा गई, एकदम से सडनली चुप हो जाता है। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछनीय घटना घटी है, मतलब कुछ तो सीरियस इसके साथ में हुआ है जो नहीं होना चाहिए। उसे छेड़ा नहीं, हम भी चुप रहे। किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। नौकरी के लिए वो इधर उधर इंटरव्यू देने के लिए इधर उधर जा रहा होता है कि रास्ते में एक परिचित उसको लड़की मिल जाती है, जब वो आगरा में था।
तो परिचित लड़की मिल गई, बदआवाज सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, जैसे करके किसी से जान बचाती हुई भाग रही है। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ जैसे 40 साल 45 साल का कोई आदमी है, उसको अधेड़ बोला है, तो उसके हाथ में उसके माँ बाप उसको बेच रहे थे। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं उस खुसट बुड्ढे के साथ में नहीं जाने वाली हूँ। उसके साथ में उसकी शादी कर रहे थे घर वाले। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया। असमंजस यानी कंफ्यूजन। क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। उसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है, थानेदार से मिलवाता है और सच्चाई बताता है कि क्या हो रहा है। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले कि इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देते हैं। FIR लिख लेते हैं और उसके मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन पकड़ के लाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन फिलहाल चिंता इस बात की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए, इसका क्या होगा। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वो एकाएक बोले, मतलब मोहन से बात करते हैं थानेदार जो है, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया, मतलब ना किया कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम इससे शादी कर लो। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चक्कर आ गया जैसे। किंतु कोई अचानक से बोल दे कि तुम इस लड़की से शादी कर लो तो किसी को भी चक्कर आ जाएगा। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, उसने हाँ कर दिया, वो एग्री हो गई। लेकिन क्या मोहन? थानेदार को वो बोलता है कि लेकिन क्या मोहन? थानेदार पूछ रहा है अभी। बाबूजी, लेकिन ये कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी। मतलब उसकी जो भाभी है मोहन की, वो अपनी बहन से उसकी शादी कराना चाहती है और बात तय हो चुकी थी। तो फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। वो इस बात को जानता है कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराने वाली है, फिर भी बोलता है कि मेरी भाभी की बहन को तो कोई भी अच्छा आदमी मिल जाएगा। वहाँ कोई संकट नहीं है, वहाँ पे उस लड़की पे कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, यानी कि जान पहचान की भी है, और सबसे अहम बात है यह है कि वह संकट में है, यानी कि मुसीबत में है। और इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय, एक मानवीय काम होगा, मैं ये करूँगा तो। लेकिन थानेदार साहब पूछते फिर क्या हुआ अभी? हाँ, अब समस्या ये है कि विवाह एकदम तो हो नहीं जाएगा ना। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट है। इसके माँ बाप इसको खुसट बुड्ढे के हाथ में बेच देंगे। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही, उसके जो भैया भाभी थे घर पे वो नाराज हो जाएंगे, और इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो वे बोले कि कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देते हैं, नारी निकेतन भेज देते हैं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ, इससे शिकायत लिखवा लेता हूँ तो तुम्हारे ऊपर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माँ बाप के खिलाफ ये शिकायत लिखवा देगी तो 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। थानेदार साहब ने 15 दिन के अंदर ही उस लड़की से शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? जो रिक्शे में जिनके बुजुर्ग दंपति हैं वो कहते हैं कि ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कि कोई कथा सुन रहा हूँ, जैसे कि कोई कहानी है खाली। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन ये थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती हैं, इमोशनल से भरी हुई होती हैं। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हर जगह बुरे लोग होंगे ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए यानी कि नाराज हो गए। वो तो पहले से ही तय था कि वो तो नाराज होंगे और हमें घर से निकाल दिया। मोहन को और उसकी पत्नी को घर से निकाल देते हैं। और एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, मतलब जो भाई था उसका, तो भाई की साली से शादी होने वाली थी ना, भाभी की बहन थी, तो उससे शादी नहीं की। और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी, इंटरकास्ट मैरिज भी कर ली। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था, वहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, कोई अपना न लगे, किंतु ये परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। जहाँ आपको लोग हर टाइम टॉर्चर कर रहे हो, कुछ न कुछ बोल रहे हो, उससे बेटर है कि इस अनजान जगह पे जाके हम रहें। न तो दिन रात अप्रीतिकर, मतलब जो अच्छा नहीं लगता,
व्यवहार बनकर तन मन को उद्दीन करता रहे, हर वक्त जलते रहो, अंदर कुटते रहो कि भाई लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं, हमने कहाँ खराब किया है। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। मतलब नौकरी जल्दी से कहीं मिली नहीं, पत्नी आ गई, शादी कर ली, तो इसलिए ऑटो ही पकड़ लिया कि चलो कुछ तो घर गृहस्थी को चलाने के लिए पैसे चाहिए ना। और वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। वो बोलते हैं बुजुर्ग के, तुम तो बहुत बड़े हो, इतने छोटे होके भी तुमने इतना बड़ा काम किया है। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, नारी हित के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। मतलब एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुमने बचा ली और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया और अपनी लाइफ में उसको स्थान दिया, उसको रिस्पेक्ट दिया, समाज में रिस्पेक्ट दिलाया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, मैंने तो एक बार ही उसका भला किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है, हमेशा मतलब मेरा साथ देती रहती है। मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ उस मुसीबत से मुझे निकालती है। मैंने तो सिर्फ उसको एक बार ही मुसीबत से निकाला है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा इंसान लगने लग गया हमको। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। फिर से उन वापस जाना था ना, उनको तो ट्रेन पकड़नी थी, शताब्दी में बैठना था। तो मोहन लेकर उनको स्टेशन आ गया और उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। 500 रुपये उसको देते हैं। वो बोला रहने दीजिए बाबूजी। अरे ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, मतलब तुम्हारी मेहनत का पैसा है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। वो बोलता है, पहले आपने याद होगी आपको स्टोरी की, उसके माँ बाप बचपन में मर गए थे, भाई भाभी ने पाल पोस के बड़ा किया था। तो ये वो बोलता है कि मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ये लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। मतलब जब से उनका साथ मिला तब से उसको ऐसा लगता है मेरे माँ बाप मुझे मिल गए। और इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं। पैसा तो और लोगों से भी कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, मैं फ्री में तुम्हारे साथ कैसे घूम सकता हूँ। लेकिन ये तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। ये कहकर वो 500 का नोट लेकर 300 रुपये वापस करने लगा। मतलब 200 रुपये ले रहा था, 300 वापस कर रहा था। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, और मेरा फ़ोन नंबर तो अब आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? यह 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो उस पर जोर डालते हैं कि नहीं 500 रुपये तुमको लेने पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो ये कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। इमोशनल हो जाता है वो। और कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, और कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु। तो उनका जो बुजुर्ग थे उनका नाम था सत्यकेतु और उनकी पत्नी थी कामना। ठीक है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। मतलब जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाते हैं तब तक वो देखता ही रहता है। तो इस लेसन में आपको ये सीखने के लिए मिला कि आदमी छोटा हो तो क्या हुआ, लेकिन वह बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। परिस्थितियाँ कैसे भी आए उनमें हमें डिसीजन लेने की एक ताकत रहनी चाहिए कि हमें सही डिसीजन लेना है। वो इतना BA तक पढ़ा लिखा था लेकिन फिर भी ऑटो रिक्शा चला रहा था। सडनली थानेदार ने बोल दिया शादी कर लो, तो किसी की ज़िंदगी का उद्धार करने के लिए, भला करने के लिए उसने यह डिसीजन भी ले लिया, है ना। तो इस तरह से आपने इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखा कि हमें अपनापन से रहना चाहिए। जब भी किसी की मतलब किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ आपके थोड़े शब्दार्थ हैं। यात्रा भीरु यानी कि यात्रा से डरने वाला। अंट शंट यानी कि मर्जी में आए जो, जैसा निरंकुश, कोई अंकुश नहीं। आश्वस्ति मतलब आश्वासन या तसल्ली। वांछित मतलब इच्छा अनुसार। इंतजार यानी कि प्रतीक्षा। वाट यानी कि राह। अतिरिक्त का मतलब होता है उपरांत, इसके बाद। छेड़ना, उकसाना। खूसट यानी कि अप्रिय, जो पसंद नहीं है। अधेड़ यानी कि अधेड़ उम्र का प्रौढ़, 40-45 साल का। हवालात यानी जेल। अहम यानी अहम बात यानी कि मुख्य बात, मुद्दा। प्रीतिकर मतलब मन को अच्छा लगने वाला, मन भावन। संवेदना यानी पीड़ा। मसीहा का मतलब होता है देवदूत, और उबारना यानी बचाना, से बाहर निकालना। या कुछ आपके मुहावरे हैं। पाला पड़ना का मतलब होता है कि संबंध जोड़ना, उससे मेरा पाला पड़ गया है। चुप्पी सी छा जाना या कि शांति छा जाना। असमंजस में पड़ जाना का मतलब होता है कि दुविधा में, ये करूँ या ना करूँ,
क्या करूं क्या ना करूं यह समझ में ना आना, और निभा होना यानी कि घर खर्च निकालना, और दिन करना पीड़ा देना, तकलीफ देना। तो इस तरह से आपने इस स्टोरी को पढ़ा कि एक यात्रा यह भी, रामदर्श मिश्र जी का लिखा हुआ ये लेसन था। होप आप लोगों को ये अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा, और आप इस तरह का नेचर अपनाएंगे कि जहाँ भी ज़रूरत होगी किसी को उसका साथ निभाएंगे, उसकी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू।